सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास कक्षा 8 के गणित विषय। तो पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2.3 पूरी कंप्लीट की थी और 2.4 के भी क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक हमने कर लिए थे। 3 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का कितना गुना है? 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक बार वापस देखो। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या, यानी 2 अंकों की हमें एक संख्या दी हुई है। ठीक है, दी गई एक संख्या में एक अंक है वो दूसरे का 3 गुना है। तो सबसे पहले अपन यहां पर एक संख्या बनाते हैं। संख्या है 2 अंकों का, तो इसमें एक तो इकाई अंक और एक दाई अंक। माना संख्या का, अब यहां पर इकाई अंक और दाई अंक लिखने से पहले प्रश्न में लिखा हुआ संख्या 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक जो अंक है वो दूसरे का 3 गुना है, यानी अंकों के बारे में बात हो रही है। तो मैं लिख लेता हूं, माना संख्या का जो प्रथम अंक है उसको अपन क्या मान लेते हैं? x, और द्वितीय अंक यानी दूसरा अंक द्वितीय अंक यानी दूसरा अंक, एक अंक दूसरे का कितना गुना है? 3 गुना है। एक अंक x है, ये दूसरे का कितना गुना है? 3 गुना है, यानी x का गुणा अपन किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। अब प्रथम अंक आ गया, दूसरा अंक आ गया, स्टार्ट करते हैं अपन संख्या का फॉर्मूला 10 इंटू दाही का अंक या प्रथम अंक क्या है? x, प्लस इकाई का अंक या द्वितीय अंक क्या है? 3x। इसको हल्का सा क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। यदि आप पहला अंक इकाई का अंक 3x मानते हैं, फिर दाही का अंक x मानते हो, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या आपके बन के तैयार हो जाएगी। दोनों में से आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो 10 का गुणा x से किया तो ये 10x प्लस 3x, 10 और 3 कितने x हो गए? 13x। ये आपको ध्यान देना। तो ये अपने पास संख्या बन के तैयार हो गई। यदि आप संख्या का इकाई अंक x लिखते हैं और दाही का अंक 3x लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संख्या में सीधा लिख लोगे 10 इंटू दाही का अंक प्लस इकाई का अंक। चलो, संख्या ये हमारे पास आ गई। इसके बाद में प्रश्न ने क्या कहा कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, यानी इसके अंकों के स्थान को क्या करना है? अपन को बदलना है और एक नई संख्या को प्राप्त करना है। तो अपने पिछले क्लास में और पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था ऐसा कैसा प्रश्न, तो ये वापस यहां लिख लेते हैं अपन। अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर, तो अंकों का स्थान पहला अंक होगा वो तो चलो लिख लेते हैं अपन, संख्या का पहला या प्रथम अंक। तो पिछली बार संख्या का प्रथम अंक x था, तो अब संख्या अंकों को आपस में बदल दिया, तो पहला अंक क्या हो जाएगा? 3x। इसी प्रकार संख्या का दूसरा अंक या द्वितीय अंक क्या हो जाएगा? x। वापस सुनना, प्रथम अंक x, अब प्रथम अंक हो गया 3x। पहले दूसरा अंक 3x था, तो अब दूसरा अंक क्या हो गया? x, यानी अंकों को आपस में बदल दिया। जैसे ये 45 कोई 2 अंकों की संख्या है, मैंने आपको कहा अंकों को आपस में बदलो, तो अंकों को पीछे पहले 5 था, अब आगे 5 हो गया, पीछे आगे पहले 4 था, तो अब पीछे हो गया। तो इस प्रकार अंकों को आपस में बदलना है। जैसे ही हमने अंकों को बदला तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी। संख्या का फॉर्मूला भी आपको आता होगा, 10 इंटू दाई का अंक प्लस इकाई का अंक।
तो वही 10 इंटू दाही या प्रथम अंक क्या है 3x प्लस इकाई अंक या द्वितीय अंक क्या है x। स्टार्ट करते हैं 10 का गुणा 3 से किया तो 30x प्लस x, 30 और 1 कितना हो गया 31x। तो ये हमने लिख लिया, अंकों का स्थान बदलने पर ये हमें संख्या प्राप्त हुई 31x। अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसके अंकों को स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 88। यानी अभी जो नई संख्या आपको प्राप्त हुई है और जो दी गई संख्या है उन दोनों को यदि अपन जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 88। तो अभी हमारे पास प्राप्त कौन सी संख्या हुई 31x, ये लिख लिया हमने 31x प्लस दी गई संख्या कौन सी है, यानी पहले कौन सी हमने संख्या बनाई थी 13x, तो ये लिख लिया हमने 13x। दोनों को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है 88। स्टार्ट करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं 31 प्लस 13 44x बराबर में 88। x के गुणा में 44 है और भाग में 88 है, x को रखा इधर, गुणा वाला 44 इधर जाएगा तो ये भाग में, और जैसे 44 का हमने इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया 2 बार। x का मान क्या आया 2। तो हम दोनों संख्याएं निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो दी गई संख्या, दी गई संख्या कितनी है, तो दी गई संख्या में प्रथम अंक या जो दी गई संख्या क्या है 31x, तो ये लिख लिया हमने 31 गुणा x, x का मान क्या है हमारे पास 2। जैसे गुणा किया तो कितना हो गया 62। इसी प्रकार नई संख्या या प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या क्या थी 13x, x का मान हमारे पास आ गया 2, जैसे गुणा किया तो कितना आ गया 26। तो ये दोनों हमारे आंसर है। यदि कोई बच्चा ध्यान से देखना, यहां पर वो यदि इकाई अंक मानता है तो 3x दाही का अंक मानता है x, तो फॉर्मूले में लिखोगे 10 इंटू दाही का अंक प्लस इकाई का अंक, तो दाही का अंक को आगे लिखोगे, इकाई का अंक पीछे लिखोगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ये आपके पास संख्या आ जाएगी 31x वाली और दूसरी बार आपके पास संख्या आ जाएगी 13x। दोनों को जोड़ोगे तो भी 44x हो जाएगा और बराबर में 88, x के गुणा में 88 बटा 44 भाग दिया तो क्या आया 2। तो हमारे पास दी गई संख्या कौन सी है 62 या 62, और हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई 26। अब देख लो ये 62 है संख्या, इसके यदि आपको अंकों को बदलना का तो पीछे 2 है अब आगे 2 हो जाएगा, पहले आगे 6 था तो अब पीछे 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है फाइनली आंसर। क्वेश्चन संख्या 5, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुणी है। इतना प्रश्न पढ़, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुणी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु है वो उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें प्रश्न के एंड में चले जाना है, क्या ज्ञात करना है आयु ज्ञात करना है। अब आयु किसकी ज्ञात करना है, प्रश्न के अंदर देखो एक तो सोबो है और एक सोबो की माँ है, यानी 2 व्यक्ति है, एक तो सोबो है और एक सोबो की माँ है। तो दोनों को सबसे पहले मानते हैं। तो इसमें मानते समय एक हमेशा ध्यान देना, सोबो और सोबो की माँ से छोटा कौन होगा, तो छोटी बेटी होगी सोबो। तो सबसे पहले लिखते हैं माना। जो छोटा होता है आयु में हमेशा ध्यान देना, जो छोटा होता है उसको माना x लिख लेंगे। तो माना सोबो की आयु, माना सोबो की आयु क्या है x है, और सोबो की माँ की आयु सोबो की माँ की आयु, यहां पर ध्यान से देखना कि सोबो की आयु कितनी है x, तो अब सोबो की माँ की आयु को तो कोई और मान नहीं सकते हैं, तो पर्सन के पास गए, पर्सन में कुछ लिखा हुआ होगा कि सोबो की माँ की जो आयु है ना वो सोबो की आयु की कितनी गुणी है 6 गुणी है। इसकी माँ की जो आयु है ना सोबो की आयु x की कितनी गुणी है 6 गुणी, तो 6 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो अब हमारे पास दोनों की आयु आ गई, सोबो की आयु x आ गई और सोबो की माँ की आयु कितनी आ गई 6x।
अब प्रश्न में देखो 5 वर्ष बाद यानी 5 साल बाद में सोबो की जो आयु है वो उसकी माँ की आयु की कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद में कौन सा अनुसार, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद में। अभी सोबो कितने वर्ष की है, x वर्ष की। 5 साल बाद में तो 5 साल बड़ी हो जाएगी, +5 जोड़ दिया। सोबो 5 वर्ष बाद में सोबो की आयु है उसकी माँ की आयु अभी कितनी है, 6x। इसकी कितनी गुणा हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। 1/3 मतलब 1/3। यदि प्रश्न में 1/4 लिखते हैं तो अपन 1/4 लिखते हैं। यदि प्रश्न में आधा लिखते हैं तो अपन लिखते हैं 1/2। इस प्रकार इन भिन्नों का थोड़ा ध्यान देना। 3/4 लिखते हैं तो 3/4। इस प्रकार आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब इस समीकरण को अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। x + 5 बराबर 3 के पहाड़े में 6 आया 2 बार, यानी पीछे यहाँ पूरा काट लिया, पीछे क्या बचा, 2x। और 2x का गुणा यदि 1 से किया तो वापस क्या आएगा, 2x। x वालों को इधर बुलाते हैं, x प्लस का 2x इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 2x। और संख्या पहले क्या थी, +5, प्लस का 5 इधर जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस का 5। अब इस समीकरण को और हल करते हैं आगे अपन। x में से माइनस के 2x है, पीछे क्या बचा, माइनस का x बराबर में यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आया, 5। x हमने किसको माना था, सोबो की आयु को। तो सोबो की आयु कितनी वर्ष हो गई, 5 वर्ष। यहाँ लास्ट में अपन लाइन लिख देना, अतः सोबो की आयु बराबर 5 वर्ष। सोबो की आयु कितनी हो गई, 5 वर्ष। और दूसरा है सोबो की मां की आयु। मां की आयु, तो हमने क्या माना था, 6x। तो ये लिख लिया हमने 6, और x का मान हमारे पास क्या आया, 5। 6 का गुणा 5 से किया तो 30 वर्ष। यानी सोबो उस 5 वर्ष की है और सोबो की मां कितने वर्ष की है, 30 वर्ष की है। तो ये आपको ध्यान देना है। ऐसे आयु वाले प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको, तो इसलिए अच्छी तरीके से इनको मिलाना। क्वेश्चन नंबर 6, महुली गांव में, एक गांव है जिसका नाम है महुली। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। एक गांव है जिसमें हमें आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। एक विद्यालय, गांव में विद्यालय बनाना है, और वो भी कैसा बनाना है, आयताकार। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ये ऐसा एक आयताकार भूखंड बनाना है उसको। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में हमें क्या दे रखा है, अनुपात। और अनुपात को ध्यान हो तो कभी खुला छोड़ते नहीं है। तो यहाँ अनुपात देखो, सबसे पहले 11, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लंबाई। यानी लंबाई का तो कितना हो जाएगा, 11, और चौड़ाई का कितना है, 4। तो लंबाई ये होती है आयताकार की, तो आयत की लंबाई को लिख दिया 11 और चौड़ाई को लिख दिया 4। अनुपात कभी भी सीधे नहीं लिखे जाते, इनके पीछे क्या अपन लिखते हैं, x। तो इसके पीछे भी x लिख दिया और चौड़ाई के पीछे भी x लिख दिया। यानी हमारी लंबाई क्या हो गई, 11x, और चौड़ाई क्या हो गई, 4x। फिर पर्सन ने पूछा कि गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, यानी गांव की जो पंचायत है, उन्होंने कहा कि इस जो विद्यालय के चारों ओर हमें क्या लगानी है, बाढ़ लगानी है। तो बाढ़ कराने पर ₹100 प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। अब पहले तो मुझे ये बताना है कि बाढ़ होती है वो विद्यालय के, या तो कभी भी देखा होगा आपने, खेत में भी देखा होगा, तो अपन बाढ़ लगाते हैं तो खेत के अंदर कहीं बाढ़ लगाते हैं या इसके चारों तरफ बाढ़ लगाते हैं। तो सबको पता है वैसे कि बाढ़ हमेशा इसके चारों तरफ लगी होती है, तभी तो बाढ़ से कोई गाय भैंस आके नहीं खाए। इस प्रकार हमेशा बाढ़ होती है वो इसके चारों तरफ लगती है। और जब भी बात चारों तरफ की या चारों दीवारों की आती है तो हमेशा क्या निकालना होता है, परिमाण। और यदि ये का ये काम यदि इस खेत के या विद्यालय के अंदर हो रहा है तो हमें क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। ये आपको ध्यान देना है।
तो ठीक है, हमें परिमाप निकालना ये भी पता चल गया। तो ये अपन पूरा प्रश्न को एक बार वापस लिख देते हैं, एक बार रिपीट भी कर लेता हूं कि महुली गांव में एक आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में हमें अनुपात दे रखा है। गांव पंचायत को इस भूखंड को बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। तो इस भूखंड की हमें क्या निकालनी है, माप याद करनी है। भूखंड की माप या विद्यालय की माप या आयताकार भूखंड की माप, जो भी आप बोलो, तो वो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर कि आयताकार भूखंड की माप, माप की जगह माप में क्या आती है, एक तो लंबाई आती है और एक चौड़ाई आती है। तो लंबाई कितनी है, 11x। इसी प्रकार चौड़ाई, चौड़ाई हमने कितनी मानी, तो प्रश्न में लिखा हुआ है चौड़ाई कितनी है, 11:4 का है। चौड़ाई लिख दी हमने 4x, ये लिख दिया यहाँ पे हमने 4x। अब लंबाई मेरे पास 11x है, चौड़ाई मेरे पास 4x है, दोनों मेरे पास आ गई, लंबाई और चौड़ाई। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ मैं सीधा ही लिख लेता हूं आपको प्रश्न में कि गांव पंचायत को इस भूखंड के चारों ओर क्या लगानी है, बाढ़। और बाढ़ लगाने का खर्चा भी देख लो, 100 रुपए प्रति मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर या प्रति मीटर 1 वर्ग मीटर में आप बाढ़ लगाओगे तो ये कितना होगा, 100 रुपए। और उसके टोटल यदि बाढ़ आपने लगा दी तो कितने रुपए का खर्चा आएगा, 75,000 का। तो ये अपन लिखते हैं सबसे पहले कि कुल व्यय या कुल खर्चा, गांव वालों को कुल खर्चा कितने हजार का हो रहा है, 75,000 का। मजदूर या कारीगर ने क्या मांगा, प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर या प्रति मीटर, सॉरी प्रति मीटर बाढ़ लगाने का व्यय, यानी 1 मीटर जो बाढ़ लगाएंगे उसका व्यय 100 रुपए। भाई बाढ़ लगाने वाला जो कारीगर है उसने कहा मैं 1 मीटर बाढ़ लगाऊंगा, रुपए कितने ले जाऊंगा, 100 रुपए। इस प्रकार उनके टोटल कितने रुपए का खर्चा आता है, 75,000 रुपए का। तो हमने कहा कि इसने कितने मीटर हमारे चारों तरफ बाढ़ लगाई, तो हम लिखेंगे आयताकार ये जो भूखंड है, भूखंड के चारों ओर बाढ़ लगाई गई, चारों ओर बाढ़ लगाई गई, कितने मीटर बाढ़ लगाई गई ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने कहा टोटल खर्चा कितने का आया, 75,000 का। और 1 मीटर का कितने रुपए का खर्चा आ रहा है, 100 रुपए का। तो 100 का भाग 75 में दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पीछे बचा 750। तो 750 मीटर हमारे क्या लगी, चारों ओर बाढ़ लगी। तो अब हमें क्या निकालना है, इसके लंबाई और चौड़ाई का मान। यानी ये 750 क्या आया हमारे पास, आयताकार भूखंड का परिमाप आया, आयताकार भूखंड का परिमाप, ये हमारे पास आया 750 मीटर। ध्यान देना है, ये परिमाप यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है बाढ़ लगती है, बाढ़ दीवार के चारों तरफ लगती है, और चारों तरफ जब दीवारों के लगती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परिमाप। तो हमें हमारे पास आ गया आयताकार भूखंड का परिमाप 750 मीटर। और आयत का परिमाप का सूत्र हमें पता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है सूत्र। बराबर में लिखा हमने 750, आयत का परिमाप, परिमाप का सूत्र लिख दिया, बराबर की जगह बराबर और 750 की जगह 750। अब मान रखते हैं 2 इंटू लंबाई, लंबाई को आपने क्या माना था, 11x, चौड़ाई को हमने क्या माना था, 4x, बराबर में कितना है, 750। 2 इंटू 11x और 4x, 11 और 4 को जोड़ा तो ये आ गया 15x, बराबर में कितना है, 750। एक बार सीधा ही कर देता हूं, 2 का गुणा 15 से करवा देता हूं, तो कितना हो जाएगा, 30x, बराबर में कितना है, 750।
x के गुणा में 30 है, इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो 750 बटा 30। 10 से 10 कैंसिल, 3 से भाग दिया इसका, तो कितनी बार गया, 25 बार। यानी x का मान हमारे पास क्या आया, 25। हमें x का मान नहीं निकालना था, हमें तो इनकी क्या निकालनी है, माप निकालनी है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई को हमने क्या माना था, 11x, और 11 इंटू x का मान हमारे पास आया 25। 25 का गुणा हमें किसके साथ करना है, 11 के साथ। 25 और 2 27, तो ये 275 क्या आया, मीटर। इसी प्रकार हमें क्या निकालनी है, चौड़ाई। चौड़ाई है 4x, 4 इंटू एक्स का मान हमारे पास आया 25। 25 का गुणा 4 से किया तो ये कितना हो गया, 100 मीटर। ये हमारे पास लंबाई आ गई और ये हमारे पास क्या आ गई, चौड़ाई। तो एक बार वापस पर्सन पढ़ना, पर्सन में थोड़ा ये 2 लाइनें हैं आपको कंफ्यूजन करने के लिए दी हुई है, क्योंकि पर्सन ने सीधा सीधा परिमाप नहीं बोला है, पर्सन ने आपको हिंट दिया है कि मुझे क्या लगानी, चारों तरफ बाड़ लगानी है। हमेशा ध्यान देना, लंबाई और चौड़ाई कब निकल के आएगी, जब या तो इसके पास क्षेत्रफल होगा या इसके पास क्या होगा, परिमाप, तभी निकल के आएगी पूरी लंबाई और चौड़ाई। तो हमें क्या, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा था, तो हमने कहा अनुपात को खुला नहीं छोड़ते, अनुपात के पीछे क्या लगा लिया हमने, x। फिर इसने और कुछ नहीं बोला, इसने सिर्फ यही बताया था कि कुल व्यय या बाट लगाएंगे हम इसके चारों तरफ और उसका कुल खर्चा आएगा 75,000। फिर पर्सन ने कहा 1 मीटर बाढ़ लगाने का व्यय या कारीगर मांग रहा है 100 रुपए, तो हमारे चारों तरफ कितने मीटर बाढ़ लगेगी। तो हमने कहा भूखंड के चारों ओर बाढ़ लगेगी, आपके टोटल खर्चा कितने का हुआ, 75,000, और 1 मीटर के कितने रुपए ले रहा है वो, 100 रुपए। तो 100 का भाग दिया तो ये पता चला गया मेरे कि हमारे विद्यालय के चारों तरफ 750 मीटर की क्या लगने वाली है, बाढ़। अब चारों तरफ लगेगी तो हमें पता है उस आयताकार भूखंड का परिमाप कितना हमारे पास आ गया, 750। तो आयताकार आयत का परिमाप का सूत्र हमें पता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में क्या हो गया, 750। लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें हमने मान रख दिया, और जैसे हमने सोल्व किया तो x का मान क्या आया, 25। जैसे x का मान 25 आया तो आयताकार भूखंड की लंबाई हमारे पास आ गई और चौड़ाई भी हमारे पास आ गई। तो इस प्रश्न को ध्यान देना, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों से ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएंगे, 100 रुपए प्रति मीटर और 75,000 का व्यय, इससे कंफ्यूजन हो जाओगे। तो इसलिए इस प्रश्न की 1-2 बार आप प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 7, हसन स्कूल वर्दी। एक बार इस क्वेश्चन करने से पहले ये छोटे वाले 2-3 प्रश्न है, आगे वाले ये कर लेते हैं, फिर लास्ट में ये 7वां कर लेंगे। तो एक बार देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8वां। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, हिरणों का प्रश्न है, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ो। देखो कुछ हिरण है, ये बहुत सारे हिरण है, इसमें से आधे तो कहां चल रहे हैं, मैदान में, आधे चल रहे हैं मैदान में। फिर जो भी शेष बचे उसके 3/4 कहां पर खेल कूद कर रहे हैं, पड़ोस में। और जो पीछे बचे 9 हिरण है वो कहां पर बैठे हैं, कि तालाब में पानी पी रहे हैं। यानी 3 जगह हिरण बैठे, एक तो मैदान में बैठे हैं, एक पड़ोस में बैठे हैं, और एक तालाब पर पानी पी रहे हैं। यानी ये तीनों 3 जगह अलग अलग हिरण बैठे हैं। फिर इन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा झुंड है, इसमें हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इन तीनों को जोड़ दो, पता चल जाएगा कि कितने टोटल हिरण हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब सबसे पहले ज्ञात क्या करना है हमें, तो देखो ज्ञात कीजिए, क्या लिखा हुआ, झुंड में हिरणों की संख्या। जो ज्ञात करना है उसको हम सबसे पहले क्या मानेंगे, x। माना माना हिरणों के माना झुंड में
हिरणों की संख्या। पूरा का पूरा झुंड है, उसमें हिरणों की टोटल कितनी संख्या है हमें पता नहीं है, इसलिए हमने क्या मान लिया x। अब जो पर्सन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। तो हिरणों का पहला झुंड या हिरणों का एक झुंड का आधा भाग कहाँ चल रहा है? मैदान में। ये आपको ध्यान देना, आधा भाग कहाँ चल रहा है? मैदान में। तो हमने लिख रहा है, हमने लिख लिया हिरण मैदान में चल रहे हैं। हिरण कहाँ चल रहे हैं? मैदान में चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं? आधे भाग। तो टोटल कितने हैं? x, और x का आधा कितना होता है? बटा में किसका भाग देंगे? 10। जैसे सपोज करो आपके पास कोई संख्या है 50 और आपको पूछ ले कि इस 50 का आधा क्या है, तो आप क्या बोल देते हो? सीधे सीधे 25 बोलते हो। यदि आपको निकालना है तो इसमें 2 का भाग दे दो तो भी क्या आ जाएगा? 25। यदि आपको कह दिया कि ये 100 है, इसका आधा बताओ, तो आप 2 का भाग दोगे तो पता चल जाएगा आधा कितना आएगा? 50। सेम इसी प्रकार हमें हिरणों की संख्या, कोई संख्या हमें पता नहीं है, तो हमने क्या मानी थी? x। अब इन्होंने कहा आधा चल रहा है मैदान में, तो आधा कितना हो जाएगा? x बटा 2। और आगे बढ़े प्रश्न में, और शेष जब आधा मैदान में चल रहा है तो पीछे कितना बचेगा? आधा ही बचेगा। आधा बोले तो x बटा 2 बचेगा। उस शेष का 3/4, यानी इस शेष का कितना चौथाई? 3/4। 3/4 किसको कहते हैं? 3/4 को। 3/4 कहां पर खेलकूद कर रहा है? पड़ोस में। तो ये यहां पर लिख लेते हैं अपन, पड़ोस में हिरण खेलकूद कर रहे हैं। पड़ोस में कितने हिरण खेलकूद कर रहे हैं? तो इसने कहा आधा। आधा कितना है? शेष आधे तो मैदान में है, पीछे बचे आधे, यानी शेष के 3/4। 3/4 बोलते हैं 3/4 को। थोड़ा सोल्व किया, x का गुणा 3 से किया तो 3x बटा 2 का गुणा 4 से किया तो 8। और आगे बढ़ते अपन, शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में क्या पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं। तालाब में पानी पी रहे हैं। ये लिख लेते हैं हिरण। हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। कितने हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं? 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। इसके बाद में आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसने कहा झुंड में हिरणों की क्या निकालनी है? संख्या, टोटल संख्या निकालनी है। तो हमने कहा तीनों को जोड़ दो प्रश्नानुसार। सबसे पहले मैदान में कितने चल रहे हैं? x बटा 2, ये लिख लिया हमने, x बटा 2। फिर हमने कहा पड़ोस में कितने खेलकूद कर रहे हैं? 3x प्लस 8, तो ये लिख लिया हमने 3x बटा में 8। पीछे कितने बचे हिरण? तालाब में कितने पानी पी रहे हैं? 9, तो ये लिख लिया हमने प्लस का 9। ये तीनों को मिलाएंगे तो टोटल हिरणों की संख्या कितनी है? x। तो ये बराबर में क्या लिख दिया हमने? अब इस समीकरण को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ध्यान से सॉल्व करते समय एक बात ध्यान से देखना, x वालों को इधर बुला लो, संख्या को इधर भेज दो। ये x का पद है पूरा, ये भी x का पद है क्योंकि इसके साथ x है, और ये प्लस का x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का x, बराबर प्लस का 9 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भिन्न है, भिन्न है, इसके बटा में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या होता है? 1। जब भिन्नों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं? लसब लेके इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 8 और 1 का लसब क्या आएगा? 2 के पहाड़े में 8 आते हैं 4 बार, 4 का गुणा 1 से किया तो 4x। 8 के पहाड़े में 8 एक बार आता है, 1 का गुणा 3x से किया तो ये वापस 3x। 1 के पहाड़े में 8 8 बार आता है और 8 का गुणा 1 से किया तो 8x, बराबर में क्या है? माइनस का 9। प्लस वाले 4x प्लस 3x कितने x हो जाएंगे? 7x, और माइनस का क्या है? 8x है। तो वैसे ये तीनों पद, लेकिन ये 2 प्लस के इसलिए पहले जोड़ दिए। बट्टा का 8, यानी भाग में 8 है, उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा? गुणा में। पहले से इधर माइनस का 9 है, इसके साथ गुणा हो जाएगा 8 का। 7x में से माइनस के 8x गए, पीछे बचा माइनस का 1x।
और 9 का गुणा 8 से किया, 9 8 72, वो भी किसके, माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x का मान क्या आया, 72। यानी झुंड में हिरणों की संख्या कितनी थी, 72, 72। अब देखना 72 थे, इसमें से आधे कहाँ मैदान में खेलकूद कर रहे थे या मैदान में चल रहे थे, तो मैदान में 72 के आधे कितने होते हैं, 36, ये 36 तो मैदान में चल रहे थे। पीछे जितने भी बचे, यानी पीछे 36 बचेंगे, इसका 3/4 कहाँ कर रहा था, पड़ोस में खेल कूद कर रहा था। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, 4 के पहाड़े में 36 कितनी बार आता है, 9 बार, 9 का गुणा 3 से किया तो 27, यानी 27 कहाँ कर रहे थे, अपने पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं। तो 36 और 27 को जोड़ो तो कितने होते हैं, 6 6 12 और 1 13, 3 और 3 6, कितने हो गए, 63 हो गए। और इसने कहा पीछे 9 और कहाँ कर रहे थे, तालाब में पानी पी रहे थे, 63 में 9 जोड़ दो वापस 72 हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 72। ऐसा आप उत्तर की जांच करके भी देख सकते हो। तो इस प्रकार इन प्रश्नों की एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन संख्या 5 6 और 8, ठीक है। कल अपन 9 10 और ये 7वां तीनों कर लेंगे, ठीक है। पहले अपन 9वां 10वां करेंगे, फिर लास्ट में 7वां प्रश्न कर लेंगे। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसलिए आपको एंड में करवा देंगे। तो एक बार इन प्रश्नों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। 2.3 और 2.4 के सभी प्रश्न एक बार एक एक करके वापस मिला लेना। ये प्रश्न सभी इंपोर्टेंट है, संख्याओं वाले प्रश्न, क्योंकि इसमें संख्याएं माननी पड़ेगी, अंकों के स्थानों को आपस में बदलना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो इन प्रश्नों की एक बार बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, और सभी ये जो भी प्रश्न आपको करवाए हुए हैं, इनको कॉपी में एक बार उतार लेना, और फिर आगे जो भी है वो प्रश्न हम अगले वाली क्लास में करेंगे।